नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की में। और मैं हूं अंकित अवस्थी। आप बात कर रहे हैं आज बाजार से बढ़कर भारत देश के पूरे बाजार की। साथियों, भारत के एक ऐसे क्षण की आज हम सेशन में चर्चा करने वाले हैं जब देश को अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। अक्सर हम चर्चाओं में सुनते जरूर हैं, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हुआ था? आज के सेशन में हम आपको यह बात पूरी किस्से कहानियों के साथ, कब कब क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे आज हम इस स्थिति पर पहुंचे कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, जहां एक और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कर्जदार कंट्री हुआ करता था। दुनिया के अंदर अगर ब्राजील और मैक्सिको को हटा दिया जाए तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कर्जे में रहने वाला देश भारत, जो आज दुनिया का 5वां सबसे बड़ी जीडीपी वाला देश बन चुका है, इसका सफरनामा तय कहां से हुआ? तो वो घटना है 1991 के इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस से जुड़ी हुई। क्या हुआ था भारत में, उसकी स्थिति जानने के लिए तो बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तात्कालिक कहानियां क्या थी, उन कहानियों को मैं आपके साथ आज के सेशन में साझा करने का प्रयास करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस में 1991 में एक खबर प्रकाशित हुई थी। उस खबर के बाद ही भारतीयों को बड़ी मात्रा में यह पता चला था कि हमारे आर्थिक हालात इतने खराब हो गए हैं कि हमारे घर का सोना गिरवी रखना पड़ा है। असल में साथियों, इससे पहले तक किसी को यह जानकारी नहीं थी कि भारत सरकार कर्ज से निपटने के लिए अपने देश में जो संकट उत्पन्न हुआ रखा था 1991 में, उससे निपटने के लिए स्विट्जरलैंड की बैंक्स में सोना गिरवी रखने गई है। जब दूसरी बार हम गिरवी रखने जाने वाले थे, उस समय इंडियन एक्सप्रेस में यह खबर छपी कि सीक्रेट सेल ऑफ गोल्ड बाय आरबीआई अगेन, और 21,000 किलोग्राम का गोल्ड जो है वो लिफ्ट होकर के किसी सीक्रेट डेस्टिनेशन पर जा रहा था, जिसके बदले जो पैसा हमें मिलने वाला था उस पैसे से हम अपने तेल का बिल चुकाने वाले थे। यह घटना जब बाहर आई, भारतीयों को समझो कि एक बार के लिए ऐसा लगा कि हमारा मान सम्मान गिरवी होने चला गया है। तभी तो भारत सरकार ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी जिस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे, देश में एक बहुत बड़ा आर्थिक सुधार किया, जिसको आप लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, दैट इज एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। और उसी का परिणाम, एलपीजी रिफॉर्म का परिणाम निकला कि आज देश की आर्थिक स्थिति आपके सामने है। आइए थोड़ा और लेकर चलते हैं। साथियों, कहते हैं कि यदि भारत अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करता या भारत अपने अंदाज में अंतर नहीं करता, तो शायद जो श्रीलंका के हालात आज हैं, ऐसे हालात हमारे 31 साल पहले हो चुके होते। साथियों, आज आप हर दिन ये सुनते हैं कि श्रीलंका के अंदर रोड पर लोग जाम लगाकर खड़े हैं, सरकार के अंदर बहुत सारे लोगों को सरकारी जगह छोड़कर जाना पड़ रहा है। वही हालात पाकिस्तान के हम डिफॉल्टर होने की खबर में आपको सुनाते हैं, बताते हैं कि पाकिस्तान में 20 दिन का पैसा बचा है। ऐसे हालात बिल्कुल 1991 में इंडिया के थे। साथियों, अगर तात्कालिक कारणों की अगर बात की जाए तो असल में उस समय देश के पास में विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन रिजर्व हमारे पास खत्म हो चुका था, लगभग खत्म हो चुका था, या यूं कह दीजिए कि हमारे पास 20 दिन का तेल खरीदने का पैसा बचा था। आप पूछेंगे, ले देकर तेल पर क्यों आ जाते हो जनाब? तो इसके बारे में भी जान लीजिए। असल मायने में होता कुछ यूं था कि भारत के अंदर जो भी फॉरेक्स का साधन था, वो मिडिल ईस्ट में काम करने वाले कामगार बड़ी मात्रा में थे। लेकिन उसी समय 1990 में गल्फ में संकट उत्पन्न हुआ, खाड़ी संकट उत्पन्न हुआ, गल्फ के अंदर युद्ध शुरू हुए, अमेरिकी वॉर शुरू हुआ, बड़ी मात्रा में भारत के लिए कामगार लौटकर वापस आने लगे। विदेशी मुद्रा का जो बड़ा सोर्स हमारे लिए गल्फ के लोग हुआ करते थे, गल्फ में काम करने गए भारतीय लोग हुआ करते थे, उनकी वजह से विदेशी मुद्रा आना बंद हुआ। और गल्फ जब वॉर में इन्वॉल्व हुआ तो हमारे लिए जो तेल वहां से आता था वो कई गुना महंगा हो गया। उसकी वजह से जो बिल हमारे सामान्य तरह से, मान लीजिए 100 रुपए का बिल बन रहा है, वो बनकर 250 रुपए का हो गया। यानी जो इंपोर्ट हमारे $2 बिलियन के हो सकते थे वो $4 बिलियन के होगा, यानी कि हर चीज डबल में कर गई। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था, कौन सी सरकारें थी, फिलहाल के लिए उनका भी जिक्र कर लेते हैं। असल में जिस समय ये सारा खेल चल रहा था, देश में चंद्रशेखर सरकार थी। 1990 से लेकर जून 1991 तक 7 महीने के लिए वो सरकार रही। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में सरकार आई। मनमोहन सिंह जी उस समय जाकर के देश के वित्त मंत्री बने और हम दुनिया के तीसरे कर्जदार के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हुए। साथियों, कहते हैं कि उस समय भारत के ऊपर कुल कर्ज $72 अरब पहुंच चुका था। दुनिया में ब्राजील और मेक्सिको के बाद में तीसरे सबसे कर्जदार लोग हम थे, हमारे ऊपर इतना कर्ज था।
लोगों का भरोसा सरकार और अर्थव्यवस्था से खत्म होने लगा था। महंगाई बुरी तरह बढ़ रही थी, राजस्व घाटा बढ़ रहा था, चालू खाते के अंदर दोहरे अंक का घाटा होने लगा था। खाड़ी युद्ध ने उस संकट को तात्कालिक रूप तो दिया था, लेकिन वास्तविकता में उससे पहले के कारणों को भी हम भुला नहीं सकते। असल मायने में भारत ने जब एज ए स्वतंत्र राष्ट्र 1947 में कदम रखा, उसके बाद से देश ने लगातार 3 बड़े युद्धों का सामना किया। 2 बार पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हुए, उसके अलावा 1 बार चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ। युद्ध के साथ साथ ही हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत ज्यादा परिवर्तन या बहुत ज्यादा संकट उत्पन्न होने का बड़ा कारण अगर आप मान सकते हैं तो बड़ा कारण था साथियों, हमारे देश की नीतियां जो हमें यह डराकर रखती थी कि हमें विदेशियों के साथ व्यापार नहीं करना है। आप विचार करिए कि भारत 200 साल की अधीनता में क्यों रहा था। उसके पीछे का बड़ा कारण था क्योंकि भारत ने कभी एक समय पर हमारे देश में ईस्ट इंडिया नामक कंपनी को आने दिया था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी देश में आई थी, 200 साल तक हम पर राज करके शासन करके गई। तो हमारी मानसिकता में यह था कि विदेशी कंपनियां हम पर हमेशा राज करने ही आएंगी। हमें यह नहीं पता था कि दुनिया अब बदलने की तरफ जा चुकी है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समीकरण बदल चुके हैं। जो लोग दुनिया पर राज किया करते थे, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे लोग, अब वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। हम लोगों को डर अभी तक वैसा ही था। हमें नहीं पता था कि आने वाले दौर में अमेरिका दुनिया पर राज करने के लिए खड़ा होगा। खैर कोई नहीं, भारत अपनी उसी साइकोलॉजी के साथ में आगे बढ़ रहा था। भारत में डर उतने ही थे, लोगों के अंदर उतना ही भय था, और यही कारण था कि जो भी सरकारें बनी वो कहीं ना कहीं रशियन साम्यवाद से काफी प्रभावित थी, समाजवादी नीतियों को लेकर आगे चल रही थी। हर प्रकार की संस्थाओं और व्यवस्थाओं के ऊपर सरकारी नियंत्रण को बड़ा नियंत्रण माना जाता था। देश में इसी नियंत्रण के कारण, सरकारी नीतियों के कारण हम खुलेपन को कभी आजमा नहीं पाए, बड़ी कंपनियों के निवेशों को आमंत्रित नहीं कर पाए। कोई भी बड़ी कंपनी देश में आती, उसके विरोध करने के लिए लोग पहले ही खड़े हो जाते, क्योंकि ऐसा लगता था कोई भी कंपनी आएगी हमें फिर से गुलाम बना ले जाएगी। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे वो हमारे आप को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। और चूंकि हम अपने आप को नैतिक रूप से यह मानते ही थे कि ब्रिटिशर्स ने हम पर शासन किया है, ब्रिटिशर्स का साथ अमेरिकन दे रहे हैं, ऐसी स्थिति में नेचुरल रूप से हम साइकोलॉजी में बिठा चुके थे कि हमारे ये तो लोग विरोधी हैं। चूंकि रशिया ने हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से शासन नहीं किया था, तो रशिया की नीतियां जो हैं, जिसकी वजह से यूएसएसआर उस समय बड़ा देश था, यूएसएसआर एक बड़ी इकोनॉमी थी, तो हमें लगता था कि जिस तरह से सोवियत रूस बड़ा राष्ट्र बना है, वैसे ही हम भी एक दिन बड़े राष्ट्र बन जाएंगे। चूंकि साथियों सोवियत रूस अपनी नीतियों के अंदर पंचवर्षीय योजनाएं चलाया करता था, हमने भी अपने यहां पर पंचवर्षीय योजनाएं अपनाई। हम भी उन्हीं की तरह धीरे धीरे अपने नियंत्रण में, सरकारी नियंत्रण में चीजों को लेने लगे। बहुत सारी बैंक जो खुली वो सरकारी नियंत्रण वाली बैंक खुली, बहुत सारे उद्योग धंधे जो शुरू हुए वो सरकार ने शुरू किए, बहुत सारे डैम परियोजनाओं का निर्माण हुआ वो सरकार ने किया। इस तरह से सरकार के द्वारा बिल्कुल सोवियत की तरह, हम ये नहीं कह सकते कि हम साम्यवादी हो गए थे, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते थे कि हम पूंजीवादी हो गए थे। हमने एक नया टर्म दिया, दैट वाज समाजवाद। लेकिन उस समाजवाद के अंदर बहुत हद तक हम लोग एक तरह से डिफेंस प्ले कर रहे थे कि हम पूंजीवादी नहीं है साहब, हम पूंजीवादी नहीं है और हम साम्यवादी होना नहीं चाहते। हमने मध्यम मार्ग अपनाया है। हमारे देश के अंदर कुछ एक जो उद्योगपति हैं, टाटा बिरला जैसे लोग, इनको तो हम प्रमोट करेंगे, गांधी जी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को मानते चलेंगे, अर्थात उद्योगपतियों को मोटिवेट किया जाएगा कि आप अपनी आवश्यकता का धन ही अपने साथ रखें, बाकी धन आप सरकार को दे दें। तभी सरकार ने हाई इनकम टैक्स बढ़ा दिया था। टैक्स के अंदर बहुत ज्यादा रेट इतनी ज्यादा हाई कर दी थी कि इस टैक्स के माध्यम से पूंजीपतियों से उनका धन ले लो और उसे गरीब जनता के अंदर गरीबी हटाओ के नाम पर बांट दो। सरकार ने इस तरह की नीतियां बनाई कि जो भी उद्योग धंधा शुरू होगा सरकार शुरू करेगी, जो भी नई फैक्ट्री डलेगी सरकार डलेगी। लोगों का निर्णय जो है, यानी लोगों की जो स्थिति है, वो सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर करने लगी। सरकार पर जो अति निर्भरता थी उसने हमें अपने आप को परखने ही नहीं दिया। तभी तो हम हर सरकारी नीति को अपने लिए उम्मीद की किरण मानने लगते थे। ऐसी स्थिति में 1991 तक पहुंचते पहुंचते सरकार ने जितने भी प्रयास किए, चाहे आज आप जितनी भी आईआईटीज देखते हैं, आप जितने भी बड़े एयरपोर्ट्स, बड़े डैम्स या फिर बड़ी उद्योग धंधे देखते हैं, चाहे आप एनटीपीसी देखते हो, गेल, भेल, सेल, जो भी आप देखते हो, इन सब के पीछे उस समय की सरकार के प्रयास थे। हमें देखकर आज बड़ा गौरव होता है, लेकिन असल मायने में उस समय इन सब पर किया गया जो खर्च था, उसकी वजह से हमारे पास में तेल खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। स्थिति यह हो गई कि सरकार ने अपने नियंत्रण में जो चीजें ली थी, अब उनको नियंत्रण से बाहर करना हमारी मजबूरी हो चुका था। क्योंकि हमें पता था कि अगर आज भी नियंत्रण करते करते ही हम चले, सरकारी नियंत्रण में ही सारी चीजें चली, तो हम आने वाले देश में सरकार को चला नहीं पाएंगे, देश को बचा नहीं पाएंगे। तभी तो 1991 के अंदर देश की सत्ता ने एक निर्णय लिया
कि अब हम उदारीकरण की नीति अपनाएंगे, लाइसेंस राज को खत्म करेंगे, हम वैश्वीकरण की तरफ बढ़ेंगे और हम निजीकरण की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। जी हां साथियों, लेकिन इस बीच में जो हो रहा था वो मैं आपको बता देता हूं। जब हमारे पास फंड खत्म हो रहे थे, हमारे पास में उस मतलब 5.7 अरब डॉलर का हम लोग तेल इंपोर्ट किए थे, जहां 2 अरब डॉलर का तेल इंपोर्ट करते थे, चीजें महंगी हो चुकी थी। खाड़ी देशों से आने वाली इनकम भी ऑलमोस्ट बंद हो चुकी थी, क्योंकि भारत पर बड़े पैमाने से जो लोग आ रहे थे वो विदेशों से लौट लौट कर आ रहे थे, क्योंकि खाड़ी देशों में संकट चल रहा था। ये तात्कालिक कारण है, इसके कारण ये नहीं कह सकते कि उस कारण से हमें गोल्ड रखना पड़ गया। जैसे आज पाकिस्तान के जो हालत है उसके पीछे आज की सरकार जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारी सरकारों ने मिलकर के जो काम किया उससे आज वो इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं। 1989 में लोकसभा के चुनाव होते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी सत्ता के अंदर कोई भी प्रकार की अस्थिरता होती है, सरकारी फैसले प्रभावित होने लगते हैं। इसीलिए मजबूत लोकतंत्र, एक अच्छे लोकतंत्र में मजबूत शासन का होना जरूरी होता है। लोकसभा के चुनाव 1989 के अंदर हुए। राजीव गांधी जी सबसे ज्यादा सीट लेकर के एक तरह से पार्टी लेकर के आगे लीड किए। कांग्रेस के पास 197 सीटें आई, लेकिन उसकी बदौलत उनकी सरकार नहीं बन पा रही थी। राजीव गांधी जी ने गठबंधन की सरकार बनाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, किसी और को बनानी है तो बना ले, मैं तो स्वतंत्र सरकार ही चाहता हूं। ऐसी स्थिति में दूसरे दल को आमंत्रण भेजा गया और उस समय आमंत्रण दिया गया जनता पार्टी को। जनता पार्टी को वीपी सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने का आमंत्रण दिया गया। जनता दल के पास 143 सीटें थी। बीजेपी के सहयोग से 85 सीटों के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बनाई। सरकार कुछ ही दिन चली, अस्थिरता का दौर जारी था। बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। आडवाणी जी के द्वारा दिसंबर में रथ यात्रा निकाली गई। उस समय देश के अंदर काफी सारी चीजें और भी चल रही थी। एक तरफ अयोध्या को लेकर के, बाबरी मस्जिद को लेकर के मसले चल रहे थे। देश में काफी ज्यादा स्थितियां, चूंकि ना तो केंद्र में स्थिर सरकार थी और इधर की तरफ लगातार सरकारें गिर रही थी, बन रही थी, जुड़ रही थी। 1990 के दौर में वीपी सिंह ने इस्तीफा देना पड़ा। मई 1991 में आम चुनाव होने तक देश में चंद्रशेखर की केयरटेकर सरकार चलती रही। इसी राजनीतिक अस्थिरता के बीच 21 मई 1991 को राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। देश में और ज्यादा अस्थिरता हो जाती है। अस्थिरता के बाद में रुपए का अवमूल्यन होने लगता है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने लगता है, 20% तक रुपए की वैल्यू नीचे आ जाती है। बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने, बहुत सारी एजेंसियों ने भारत के लिए बहुत बुरा सोचना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अब भारत को ना तो उधार दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत उधार चुका नहीं पाएगा। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, कोई भी कंपनी भारत के साथ व्यापार करने को तैयार नहीं थी, कोई भी निर्यातक भारत को सामान भेजने को तैयार नहीं था। ये लोग पैसा नहीं चुका पाएंगे, यानी कि एक फेल नेशन की तरफ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैं फिर से कहूंगा, 1991 में जो भी हो रहा था उसके लिए केवल वही साल जिम्मेदार नहीं था। नीतिगत रूप से 1947 से लेकर जब आप पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ेंगे, देश का विकास पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था को उठाकर देखेंगे, तो हमारे बहुत से फैसले थे कि हम इस घड़ी तक आकर खड़े हो गए थे। आज श्रीलंका में जो हो रहा है, क्या आपको लगता है कि वो आज के हालात की वजह से है? जी नहीं। बहुत समय पहले जब उन्होंने चाइना को अपने आमंत्रण दिया था, वो एक बड़ा कारण था, लेकिन नहीं माने। अब जो भविष्य में नेपाल में होगा, उसके लिए आज की सरकारों को अगर नहीं समझाया जाए, लेकिन होता क्या है ना, लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, समटाइम्स सरकारें अपने आप को सरकार में बनाए रखने के लिए लोक लुभावने वादे कर देती हैं। कुछ ऐसी घटनाएं कि बस हमको अपनी सरकार चला लेने दो, बाद में जो आएगा वो अपने आप नमेटेगा, बाद में जो आता है वो आपके सामने है। लोकतंत्र के अंदर अगर आपको वास्तविकता में लोकतांत्रिक मूल्य तलाशने हैं तो लोगों को लिटरेट करना होगा, पढ़ाना लिखाना होगा, ताकि वो लोग अपना सही और गलत चुन सकें। जैसे ब्रिटेन में अभी हुआ है, जहां एक और सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ होकर के स्ट्राइक के खिलाफ खड़े हो गए कि नहीं, अगर कोई जनता के अंदर बैठ करके ये कहता है सरकार को झुकाने के लिए कि हम हड़ताल करके अपनी मांगे मनवा लेंगे, तो सरकार और विपक्ष एक होकर के हड़तालियों को भटका दिए। ये सब चीजें अच्छे लोकतंत्र की बुनियाद है, क्योंकि इन सब में लिटरेसी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इसीलिए हमारे देश के अंदर सर्व शिक्षा अभियान जैसी स्कीम चलाई गई। अब साहब धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ने लगी। विश्व बैंक जैसे IMF ने भी सहायता रोक दी। सरकारें अब निवेश करने के नाम पर डरने लगी। बहुत सारी दिक्कतें भारत को उस दौरान देखने को मिलती रही। कोई नहीं साहब, अब क्या होता है साथियों कि देश के अंदर 67,000 किलो सोना रख करके हमने अपने बिलों को भरने का नियंत्रण किया। 1991 के अंदर का समय है जब भारत ने यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व के अंदर, जो कि उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे और चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की रेटिंग को जब बुरी तरह गिरा दिया, कहा कि भारत डिफॉल्ट हो जाएगा। हमने अपने गोल्ड को गिरवी रख करके लगभग कुल मिलाकर के हमने 20 मैट्रिक टन यानी 20,000 किलो सोना को गिरवी रखा, और उसके अंदर से हमें मतलब जो पैसे मिले उससे हमको लगभग 20 करोड़ डॉलर के आसपास धन मिला था। उससे हमने अपने कुछ दिनों के बिल चलाए।
उस समय का तेल तुलनात्मक रूप से आज की तुलना में काफी सस्ता था, लेकिन तब रुपए की वैल्यू भी अच्छी थी। ठीक है, धीरे धीरे जब ये चीजें, पहली बार तो किसी को पता नहीं चला, दूसरी बार जब होने वाली थी घटना, उस समय पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी। फिर एक बार स्थिति और ऐसी पैदा हो गई कि लगभग 47 टन सोना हमें गिरवी रखने का फैसला करना पड़ा। ऐसी स्थिति में इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है शंकर अय्यर, उन्होंने इस घटना को प्रकाशित कर दिया जनता के सामने कि देश का लगभग 67,000 किलोग्राम सोना गिरवी रखना पड़ा था। यह जानकारी उन्होंने जनता को बता दी। भारतीय जनता इससे भावुक हो गई। जनता सरकार के साथ इसलिए भी कनेक्ट हो गई कि भाई साहब अब कुछ भी फैसले ले लो, लेकिन हम इस समय को नहीं देखना चाहते। तत्कालीन रूप से नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के पद पर बैठते हैं। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी मनमोहन सिंह जी को दी जाती है, जो कि आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। उन्होंने अपने द्वारा आर्थिक सुधार के लिए कुछ नियम बनाए और उन्होंने कहा कि यदि वाकई में चाहते हो कि देश को आगे बढ़ाया जाए तो ऐसी स्थिति में आवश्यक होगा, क्या आवश्यक होगा, कुछ कड़े फैसले लिए जाएं। जैसे आपको याद होगा, इन दिनों पाकिस्तान को बचाने के लिए आईएमएफ लगातार बोल रहा है कुछ कड़े फैसले लो। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति में आतंकवाद का बड़ा योगदान है। श्रीलंका की स्थिति के अंदर वहां की सरकार का लालचीपन बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि दो ही परिवारों के पास शुरुआत से सरकार है। हमको यहां पर आईएमएफ की तरह जो सीख मिली थी, हमने मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उन सीखों को माना। और मनमोहन सिंह जी ने आज के दिन, यदि कि मैं कहूं कि 1991 में जो भी दिन रहा होगा, उस दिन उन्होंने कहा कि हमें बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। जैसे हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के अपनी पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा। हमें देश के अंदर देश को दुनिया के लिए खोलना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई भी विदेशी कंपनी भारत में निवेश करना आना चाहती है तो उसे इस नजरिए से ना देखा जाए कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई हमको बर्बाद कर देगी। आज हमें आवश्यकता है विदेशी निवेश हम तक पहुंचे। आप ध्यान रखिए, आज जो आपके पास फॉरेक्स है यानी विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें बहुत बड़ी हद तक विदेशियों के द्वारा लगाया गया धन आपके देश में जो है वही सबसे बड़ा आपका सोर्स है। ऐसी स्थिति में हमें विदेशी कंपनियों को आने देना होगा। हमें अपने देश के अंदर लिबरलाइजेशन अर्थात हमको उदारीकरण अपनाते हुए जो सरकारी कड़े नियम हैं उन्हें खुलेपन के साथ छोड़ना होगा। हर चीज में सरकारी नियंत्रण मुक्त करना होगा। सरकारी बैंकों से आगे बढ़कर निजी बैंकों को बढ़ावा देना होगा। लोगों को बैंकिंग में लाना होगा। इसके अतिरिक्त जितने भी कानूनों में लाइसेंस चलता है उनको सीमित करना होगा। हर किसी को हमसे पूछने की आवश्यकता ना हो। सरकार का नियंत्रण जितना कम होगा उतना आम आदमी आगे आएगा, नया व्यक्ति उद्योगपति बनेगा। निजीकरण को बढ़ावा देना होगा, अर्थात जो भी सरकारी संस्थाएं, ये गेल भेल सेल जितनी एनटीपीसी जैसी जो संस्थाएं हैं, इनमें सरकार को अपने हिस्से बेचने होंगे और लोगों को निजी सहभागिता देनी होगी ताकि हमारे पास पैसा आ सकेगा। आज आप जब भी सुनते हैं कि सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो रहा है या फिर कभी आप सुनते हैं कि सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, वो डिसइन्वेस्टमेंट असल में प्राइवेटाइजेशन से ही शुरू हुआ था। जब सरकारी संस्थाओं के हिस्से बेचे जाने शुरू हुए, उन हिस्सों से जो पैसा प्राप्त हुआ उनसे बिल भरे जाने शुरू हुए और जब लोगों ने अपना पैसा लगाया तो मैनेजमेंट सरकारी प्रकार का ना होकर प्राइवेट प्रकार का आया और प्राइवेट को काम कराना आता है और इस वजह से धीरे धीरे संस्थाएं हमारे यहां पर बढ़ने लगी। वैश्वीकरण के लिए बोले हमें दुनिया को खुलापन देना होगा। अगर कोई हमारे पास आए तो उसे रोकना नहीं है, उसे खुल करके आने दीजिए। कस्टम ड्यूटी को घटाकर 220% से 150% कर दिया गया। बैंकों में जमा और कर्ज पर इंटरेस्ट रेट और कर्ज की राशि तय कर दी गई। नए निजी बैंक खोले गए। बैंकों को खूब सारी सब्सिडी दी गई कि आपको जो करना है करिए, खुलेपन से काम करिए। और हां, जो जबरदस्ती राहत दी जाती थी, जैसे कि हम फर्टिलाइजर्स पर सब्सिडी देते थे, उसको 40% तक कम कर दिया। चीनी पर सब्सिडी दी जाती थी, उसे कम कर दिया। जैसे अभी रिसेंट डेज में आपने देखा होगा एलपीजी पर मिलने वाली सब्सिडी बहुत कम कर दी गई है। पेट्रोल डीजल पर मिलने वाली सब्सिडी में डीजल लगभग सब्सिडी फ्री हो चुका है। इसके साथ साथ मार्केट डिपेंडेंट हो चुका है। यानी मार्केट को मार्केट डिपेंडेंट मत, मतलब सरकार के ऊपर निर्भर मत बनाओ। सरकार ने ऐसा करके 350 करोड़ रुपए उस समय बचाए। 34 उद्योग धंधे ऐसे थे जिनमें विदेशी निवेश की सीमा को 40% से बढ़ाकर 51% कर दिया गया। आज जिसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसकी शुरुआत उस समय ही हुई थी। एक प्रकार से आयात निर्यात की नीतियों को बदल दिया गया और एक प्रकार से आयात शुल्क को 300 से घटाकर 150% कर दिया गया। इस प्रकार से देश के अंदर जो नीतिगत परिवर्तन हुए, उसने देश ने नई ऊंचाइयां छूना शुरू किया। केंद्र सरकार ने जब लाइसेंस राज खत्म किया,
वस्तुओं का उत्पादन कैसे हो इसका निर्णय मार्केट पर छोड़ दिया। मार्केट डिपेंडेंट इकोनॉमी बना दिया। जरूरत मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ा करके मांग के अनुसार रेट को कम करो। ये सब चीजें मार्केट पर छोड़ दी गई। जैसे आज होता है, आपके डिमांड और सप्लाई के ऊपर मार्केट रन करता है, उसको पूरी तरह से केवल सरकार ने 18 उद्योग धंधे उस समय ऐसे रखे जिस पर लाइसेंस की व्यवस्था रखी, अदरवाइज बाकी सबको लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। यही हुआ साथियों कि देश ने भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास करना शुरू किया। साथियों, असल मायने में ये जो हमारे ऊपर दबाव बना था, या जो हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजें की थी, ये आज सुनने में बहुत आसान लगती हैं, लेकिन इतनी आसान थी नहीं। क्यों? क्योंकि देश की उस मानसिकता से उस समय लड़ना था। कौन सी मानसिकता? जो कि लोगों को यह आकर यह समझा रही थी कि नहीं, हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। जैसे आज भी कई बार आप देखते हैं, बहुत सी कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग होते हैं या कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग होते हैं, वो आम आदमी को इस प्रकार की विचारधारा से रखते हैं, देखो आज दुनिया में हम फिर से गुलाम हो गए हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने हमारे देश को कब्जा कर लिया है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनियां देश के अंदर प्रवेश कर रही हैं। जो ये विचारधारा है, ये विचारधारा कुल मिलाकर हमें ये दर्शाती है, जो आज आप फील करते हैं, ये असल में अगर हम उस समय ना किए होते तो आज ये दिन हमको ना देखने पड़ते। सॉफ्टवेयर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। आज जो आप हाई राइज बिल्डिंग्स देखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों ने आकर के नोएडा, गुड़गांव जैसे शहरों में इन्वेस्टमेंट किया, बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बनी, ये सब उसी के बाद के दौर की कहानियां हैं हमारे देश के अंदर। फिर जो अपने आज होता है टेलीकॉलिंग की जो सुविधा होती है, बीपीओज खोल दिए गए, ये सब उसी के माध्यम से की गई सुविधाएं थी और देश के अंदर विदेशी मुद्रा आना शुरू हुआ। और तो और गर्व उस दिन हुआ जब दिसंबर के महीने में भारत ने अपना गिरवी रखा हुआ सोना वापस मंगाया और हमारा आत्मसम्मान वापस आया।